हेलो स्टूडेंट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को शेयर किया है। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है। वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ को, और वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन कि कोई भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको निकालना सीखा था। आज के इस वीडियो नंबर 4 पे हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी क्या है? ये भी बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ ये बायो-सावर्ट, ये जो हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे ये भी बायो-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। ये भी बायो-सावर्ट लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। क्या करना है? करना क्या, पहले हम लोग ये तो जान लें फिर आगे पढ़ेंगे। क्या करना है कि सपोज ये कोई क्या है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसका नाम अभी हम लोग दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, ठीक है। ये एक्स वाई क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है टॉपिक में कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। फिर इसमें करंट कहाँ है? इसमें हम लोग करंट को दिखाएंगे कि ये इससे करंट पास हो रहा है। तो कितना करंट पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ तो मिल गया कि दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके कारण करना क्या है हम लोगों को? तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। चलिए ये भी समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, पर कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है? तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है इस पॉइंट P पे, ठीक है, एट एनी पॉइंट P। और इस P पे निकालना है, तो इस P का कोई तो लोकेशन होगा। तो इस P के बारे में बताते हैं कि दिस पॉइंट P एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, ये इस वायर से कितना डिस्टेंस पे है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पे लोकेटेड है। तो इस हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ही ये चीज़ क्लियर हो चुका था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर किसकी तरह काम करता है? मैग्नेट की तरह। और एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड P, इस करंट कैरिंग वायर जो कि एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, इस मैग्नेट के कारण इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस चीज़ को अभी हम लोग बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ करके, बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अभी हम लोग कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, सपोज कंसिडर करते हैं इस वायर का जो पूरा लेंथ है, वायर का पूरा लेंथ है L। क्या है? वायर का पूरा लेंथ L है, ठीक है। वायर का पूरा लेंथ L है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक करंट, चूँकि हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा है, एक बार रिपीट करते हैं। बायो-सावर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो बायो-सावर्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा था और हम लोगों को क्या मिला था? तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हम लोगों को बायो-सावर्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। BD इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था। इसमें म्यू नॉट को हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। आई क्या होता है? तो उस करंट एलिमेंट से पास होने वाला करंट है। DL क्या है? तो उस करंट एलिमेंट का लेंथ है। थीटा क्या था? तो उस करंट एलिमेंट के डायरेक्शन और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल था। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को आके देख सकते हैं यदि वो छूटा हुआ है तो। ये आर क्या होता है?
तो उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को पता है कि यदि डीएल लेंथ का कोई करंट एलिमेंट है, उससे हाई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ आता है हम लोगों को, तो जो चीज़ आता है हम लोग उसी को यूज़ करें। अभी यहाँ पे हम लोग एक करंट एलिमेंट डीएल को कंसिडर कर लेंगे। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि करंट एलिमेंट इसको हम लोग वेक्टर नोटेशन से दिखाते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो जो करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसी तरह से जिस तरह से बार सावर्ट लॉ में कंसिडर किए थे, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ये आर क्या है, तो आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जहाँ पे इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। इसका क्या है, पोजिशन वेक्टर है। और ये क्या होता है, तो इस डीएल का डायरेक्शन हो, इसलिए करंट का डायरेक्शन में, तो मतलब ये डायरेक्शन है डीएल का, और ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर और उस डीएल के बीच जो बनने वाला एंगल, इसको कैसे नोट करते हैं हम लोग, थीटा से। तो सारी चीज़ें मिल गई कि ये करंट एलिमेंट का लेंथ डीएल है। इस करंट एलिमेंट में जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है, मतलब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये एक्स वाई के अलोंग ही है। ये पी का पोजीशन वेक्टर आर है, और इस पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच जो बनने वाला एंगल वो थीटा है। ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद हम लोग बायो सावर्ट लॉ से ओब्वियसली इस करंट स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के कारण पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और ये कितना होता है, वो होता है आई डी बी इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। चलिए, इसका मतलब इस करंट एलिमेंट डीएल के कारण पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो डी बी इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेंगल मिला हुआ है। यहाँ पे पी, इसको सपोज हम लोग नाम देते हैं ओ, और इसको इस ट्रेंगल को नाम एक नाम देते हैं पी ओ क्यू, और ये क्या है, राइट एंगल है। क्यू पे क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो ओ क्यू का लेंथ है इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग पूरे वायर के कारण, ये तो हम लोग बस करंट एलिमेंट डीएल के कारण पी पे निकाले हैं। अभी हम लोगों को किसके कारण निकालना है, तो स्ट्रेट, पूरे स्ट्रेट कंडक्टर के कारण यहाँ पे कितना होगा। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजिंग लाएंगे इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, कब, मुझे ये एंगल नहीं पता था, इस एंगल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या है, फाई। अभी हम लोग सारी चीज़ों को डीएल को, साइन थीटा को, आर को, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, तो फाई के टर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कर पाते हैं या नहीं, और कर पाते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले, चूंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल है, आप लोग सारे लोग जानते हैं ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और कोई भी ट्रेंगल का तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। दैट मीन्स ये अकेला 90 है, ये अकेला 90 है। दैट मीन्स थीटा प्लस फाई, दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम होगा 90। हम लोग अभी बात करेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू ओ में थीटा प्लस फाई, इन दोनों का सम 90 होगा। एक ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये अकेला 90 है। दैट मीन्स इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओब्वियसली इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव। अभी हम लोग क्या करें, हम लोगों को चाहिए साइन थीटा, तो ओब्वियसली वी विल टेक साइन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों और अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। दोनों और साइन लेने पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव। चलिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए तो ये काफ़ी आसान है, बायो वाले ज़रा ध्यान देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस फाइव है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस फाइव। तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से साइन थीटा को, साइन थीटा वाले इस टर्म को
फाई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, और फाई के टर्म में कन्वर्ट करने पे हम लोगों को साइन थीटा की जगह पे क्या मिलता है, कॉस फाई। याद रखना इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ पुट करेंगे, ठीक है। चलिए साइन थीटा को तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से बदल लिया, अभी हम लोग इस आर को बदलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे बदलेंगे, तो इस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे क्या, तो कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई। तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस फाई इज इक्वल्स टू बी बाई एच। तो फाई के लिए बी क्या है, ए है, ए बाई आर। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग आर को निकालें तो आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए बाई कॉस फाई, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए आर इज इक्वल्स टू ए सेक फाई, ठीक है। चलिए दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया, जिसको हम लोग आर को भी हम लोग बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लिए फाई के टर्म में, तो हम लोग इसको भी आगे पुट करने वाले हैं। अब सवाल है कि भाई इस डीएल, ये डीएल भी हमें चाहिए किसके टर्म में, तो फाई के टर्म में। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉस फाई लिए थे, अभी इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, तो टेन फाई लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग टेन फाई। तो टेन फाई को क्या होता है, पी बाई बी। इस ट्रायंगल के लिए पी क्या है, ऑब्वियसली ओ क्यू का लेंथ क्या है, तो एल। पी बाई बी क्या है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एल का एक वैल्यू मिल जाता है, एल इज इक्वल टू क्या, ए टेन फाई। लेकिन हमें एल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी एल चाहिए। क्या चाहिए, डी एल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, डी एल इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें चूँकि ये कॉन्स्टेंट है, ये तो यही रह जाएगा। और टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, सेक स्क्वायर फाई, और फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, डी फाई। ये भी मैथ्स वाले स्टूडेंट को काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, बायो वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किए, डी एल का डिफ्रेंशिएशन डी एल ये कॉन्स्टेंट है, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन को हम लोग सेक स्क्वायर फाई लिखते हैं, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या है, डी फाई। तो तीनों चीज़ों को हम लोगों ने फाई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, किसको किसको, इस डीएल को, इस साइन थीटा को, और इस आर को, ठीक है। अब हम लोग इस तीनों वैल्यू को यदि इसमें पुट करें, ये वाला एक्सप्रेशन पे पुट करें, तो क्या मिलेगा, डी बी इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई हम लोगों को लिखना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ छुटी हुई है, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, चलिए आई को तो हम लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया है, आई को तो हम लोग आई ही लिखेंगे, लेकिन हाँ डी एल की जगह पे क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो लिख ही सकते हैं। साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो कॉस फाई बाई आर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ए सेक फाई, तो चूंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कैंसिल होने वाली है। क्या क्या कैंसिल होने वाले थे, सेक स्क्वायर फाई इज कैंसिल आउट बाय सेक स्क्वायर फाई, ये ए इज कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच क्या गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, यहाँ पे नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है, ये एक कट जाने के बाद भी यहाँ पे नीचे क्या बचा है, एक ए बचा है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख देंगे आई, और यहाँ पे क्या बचा है, तो कॉस फाई डी फाई, ठीक है। ये जिसके लिए एक्सप्रेशन मिला ये वही एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग फाई के टर्म में, ये वही एक्सप्रेशन है करंट एलिमेंट के कारण, जिसको हम लोग सिर्फ क्या किया, फाई के टर्म में एक्सप्रेस किए हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है कि जब हम लोगों को पूरे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे वायर के लिए। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, चलिए इसको तो इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करना है, तो फाई को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कॉस फाई डी फाई को इंटीग्रेट करना है, तो फाई का लिमिट तो पता होना चाहिए। अभी हम लोग इसको मिलाएंगे,
ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं, ये एक एंगल बना ना, इसको बोलेंगे हम लोग -φ1। क्या बोलेंगे? -φ1, ठीक है। इस पूरे एंगल को -φ1 बोलेंगे और इसको मिलाने पे यहाँ पे जो एंगल मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे +φ2 या φ2। क्यों इसको माइनस क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल है, इसलिए नेगेटिव होता है, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल है तो ये पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम लोगों को इस d5 को इंटीग्रेट करना है। इस d5 को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? -φ1 से φ2 तक। इसका मतलब जब हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस dB को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेट होने के लिए क्या बचा है? तो यहाँ पे इंटीग्रेट होने के लिए बचा है cos phi d phi, ठीक है। यहाँ पे cos phi d phi, लेकिन यहाँ पे लिमिट होगा कहाँ से कहाँ तक? तो -φ1 से φ2 तक, ठीक है। इस dV का इंटीग्रेशन, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू μ0 I बाई 4 पाई a। चलिए cos phi का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, cos phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को लिमिट लगाना है क्या? तो -φ1 से φ2 तक। चलिए यहाँ पे हम लोग इसी कैलकुलेशन को उधर के लेके चलेंगे तो b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? μ0 बाई 4 पाई a i। एक बार हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या मिलेगा? sin φ2 माइनस ऑफ sin -φ1, ठीक है, sin -φ1। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं, क्या मिलेगा? तो b इज इक्वल्स टू μ0 I बाई 4 पाई a। इसको तो ढो रहे हैं हम लोग, ये क्या करेंगे? अपर लिमिट दैट मीन्स sin φ2 माइनस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, लोअर लिमिट क्या है? -φ1। वी ऑल नो दैट sin -φ1 मीन्स -sin phi, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, और ये क्या हो जाएगा? μ0 बाई 4 पाई a इज इक्वल्स टू sin φ1 प्लस sin φ2। ये एक्सप्रेशन मिल के आ रहा है किसका? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये निकल के आ रहा है क्या? b इज इक्वल्स टू μ0 I बाई 4 पाई a sin φ1 प्लस sin φ2। यही सवाल कभी कभी इनफाइनाइट, ये इसके लिए पूछ लिया जाए कि यदि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, यदि ये वायर एक्स वाई इनफाइनाइट लेंथ का है तो कितना होगा? तो यदि लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा, लेंथ यदि इनफाइनाइट लेंथ होता है, ओबियसली जैसे जैसे दूर होता जाएगा ये पॉइंट सपोज कंसिडर करने वाली बात है, ये वायर जैसे जैसे दूर होता जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो φ2 का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा तो φ2 का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा तो φ2 का वैल्यू और बढ़ेगा। यदि इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90। उसी तरह से ये x जितना नीचे आएगा φ1 का वैल्यू बढ़ेगा, φ1 का वैल्यू बढ़ेगा। यदि ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो φ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। तो एक स्पेशल केस में यदि ये एक्स वाई इनफाइनाइट वायर होगा, ध्यान देना है, एक्स वाई यदि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है, इनफाइनाइट लेंथ होगा, तो वैसे में φ1 और φ2 दोनों ही 90 के बराबर हो जाएगा। और यदि इस वैल्यूज़ को हम लोग पुट करें तो sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? b इज इक्वल्स टू μ0 I बाई 4 पाई a इंटू sin 90 1 प्लस 1। इसको कैंसिल करने पे हमने क्या मिल रहा है? तो b इज इक्वल्स टू μ0 I बाई 2 पाई a। ये आता है किसके लिए? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए करने के लिए बोले तो यहाँ से हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है, और क्या मिलता है? हम लोग φ1 और φ2 के वैल्यू को कितना पुट करते हैं? 90 पुट करते हैं। सिंपली
हम लोग एक बार रैंडमली इसको रिपीट करेंगे कि इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऐसा होता है कि भाई पीछे पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे की चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये क्या है, तो बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो बायो सावर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इतने के बराबर होता है। अभी हम लोगों को निकालना था क्या, करंट एलिमेंट के कारण नहीं निकालना है, वो तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण निकालना है जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, छोटा नहीं है करंट एलिमेंट की तरह। लेकिन हाँ, हम लोग ये तो कर सकते हैं कि इस पूरे वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, छोटे छोटे करंट एलिमेंट में बांट सकते हैं। तो हम लोगों ने वही किया, करंट एलिमेंट को बांटा, उसके लिए एक्सप्रेशन को लिखा। फिर इसमें हम लोगों ने कुछ बदलाव किए, सबको फाई के टर्म में एक्सप्रेस किया ताकि हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। साइन थीटा को हम लोगों ने फाई के टर्म में एक्सप्रेस किया तो हमें कॉस फाई मिला। हम लोगों ने आर को साइन के टर्म में, ये फाई के टर्म में एक्सप्रेस किया तो आर इज इक्वल्स टू ए सेक फाई निकला। ठीक है, हम लोगों ने इस डीएल को कन्वर्ट किया तो ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई निकला। इन वैल्यूज़ को जब हम लोग यहाँ पे पुट किए तो डी वी फाई के टर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट होके ये बच गया था। अभी हम लोग सिर्फ ये करंट एलिमेंट के लिए निकाले थे, हम लोग पूरे वायर के लिए निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो इसको इंटीग्रेट किया। कहाँ से कहाँ तक, तो -φ1 लिमिट से लेके φ2 लिमिट तक, और इंटीग्रेट करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेशल केस को डिस्कस किया है कि यदि वायर का लेंथ इनफाइनाइट लेंथ हो तो वैसे में φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाता है, 90 के बराबर हो जाता है। और उस वैल्यूज़ को पुट करने पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करने पे क्या मिला है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। अभी इसके अगले 2 वीडियोज़ में भी हम लोग बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी, चूँकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और करना है। थैंक यू।